सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जो कि है एग्जाम्पशंस इन जीएसटी। अब हमें सबको पता है कि यार बॉस पेपर में क्वेश्चन तो आएगा, लेकिन दिक्कत होती है कि इसको रिवाइज कैसे करें, क्योंकि इतनी सारी एग्जाम्पशंस है ना कि उसको कैसे करें। सो अब आज करते हैं फास्टेस्ट रिवीजन ऑफ एग्जाम्पशंस इन जीएसटी। उससे पहले 2-3 बातें क्लैरिफाई कर देती हूँ। आपके पास एग्जाम्पशंस का 2 पार्ट में वीडियोस आएंगी, ठीक है। एक पहला पार्ट जिसमें आज हम मैक्सिमम सर्विसेज कवर कर लेंगे, सेकेंड पार्ट में हम कवर करेंगे बैलेंस सर्विसेज प्लस गुड्स, वो आएगी नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है कि यहाँ पर ये जो नोट्स मैं यूज़ कर रही हूँ ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू हैव 2 चॉइसेस, या तो जिस बुक से कर रहे हो उसी से कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ऐप का लिंक मिल जाएगा, आयुषी बंसल क्लासेस अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, ठीक है। वहाँ से ऐप इंस्टॉल कर ये मैंने वहाँ अपलोड कर दिया, आप डाउनलोड कर लेना। चलो लेट्स स्टार्ट है। पहला आता है, पहली कौन सी सर्विस है जो कि एग्जाम्प्ट है। सबसे पहले दान पुण्य के बारे में सोचो यार, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, ठीक है। सो सर्विसेज विच आर रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज, सर्विसेज रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। अब तो कल को जाकर मैं कोई चैरिटी करूँ तो क्या वो सर्विस एग्जाम्प्ट होगी? नहीं, बात सुनो। ऐसी सर्विस जो कि वो एंटिटी प्रोवाइड कर रही है जो कि सेक्शन 12AA या सेक्शन 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर है। अब हमें सबको पता है कि 12AA और 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कौन से वाली ऑर्गेनाइजेशंस, कौन से वाली ट्रस्ट जो होती हैं वो रजिस्टर करवाती हैं, जिनका पर्पस होता है चैरिटी करना, ठीक है। सो अब बात आई, फिर ये कोई सी भी सर्विस दे दे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंस्टीट्यूशन जो है, क्या वो एग्जाम्प्ट रहेगी? नहीं। इनकी भी बेसिकली यहाँ पर पहले बात करेंगे। देखो, चैरिटी करने से क्या दूर होता है? सिन, दैट इज पाप दूर होता है, ठीक है। तो इसने कहा कि चैरिटी करने से जो पाप दूर होने वाले हैं, पहले वही 4 एक्टिविटीज ले लो, ठीक है। मेमोरी टेक्निक याद रखना, दैट इज पाप, ठीक है। पहला आता है पब्लिक हेल्थ। अगर वो ये काम कर रहे हैं कि जिससे कि पब्लिक हेल्थ के लिए फायदा होगा, ठीक है, पब्लिक की हेल्थ के लिए कुछ काम करेंगे, सो एग्जाम्प्ट रहेगा। सेकेंड, अगर वो रिलीजन, हम एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, योगा या स्पिरिचुअलिटी के लिए काम करेंगे, ठीक है, रिलीजन के लिए, योगा के लिए या स्पिरिचुअलिटी के लिए, ठीक है, दैट इज सेकेंड ए। थर्ड हमारे पास रहता है, और क्या करेंगे, कहते हैं ना जितना एजुकेशन आप दूसरों को दे रहे हो उतनी आपको खुद और बढ़ती जाती है, बिल्कुल सही बात है। सो एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। अगर चैरिटेबल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो कौन से वाले कर रहे हैं भाई? वो पढ़ा रहे हैं, यानी एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल प्रोग्राम्स कर रहे हैं, सो इवन इन दैट केस दैट शेल बी एग्जाम्प्टेड। फोर्थ आता है यार, एनवायरनमेंट का ख्याल रख लो, बिल्कुल रख लो। हमें पता है कई जगह तो आज भी पानी का जो लेवल है बहुत नीचे होता जा रहा है, ठीक है। सो प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, रिपीट करो मेरे साथ, इतनी अच्छे से रिवीजन कर लो, इतनी बार मेरे साथ यहाँ रिपीट कर लेना कि बाद में दोबारा से आपको ये टॉपिक देखना ना पड़े, ये आपका क्लास में कवर हो जाए, ठीक है। हाँ, आप चाहे इंटरमीडिएट लेवल के लिए कर रहे हो चाहे फाइनल लेवल, दोनों पर इक्वली एप्लीकेबल है। सो पाप दूर होगा, कौन सी सर्विस है? पब्लिक हेल्थ। ए फॉर एडवांसमेंट ऑफ योगा, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी। ए फॉर, सेकेंड ए फॉर एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम या फिर स्किल डेवलपमेंट वाले जो प्रोग्राम है, अभी बताऊंगी कौन कौन इंक्लूड है उसमें। प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। अब स्टार्ट करते हैं, मैम पब्लिक हेल्थ में क्या क्या कवर होगा? सो पब्लिक हेल्थ में 2 चीज़ें कवर होने वाली हैं। क्या क्या? 2 चीज़ें, या तो केयर या काउंसलिंग या फिर पब्लिक अवेयरनेस। यार देखो, पब्लिक की हेल्थ के लिए बॉस कुछ करना चाहते हो तो या तो उनकी केयर करो, ध्यान करो, उनको काउंसलिंग करो, या फिर पब्लिक को अवेयर करो। अब अगर केयर या काउंसलिंग करनी, काउंसलिंग करना मतलब बातचीत करके समझाना, केयर या काउंसलिंग करनी है तो फिर कौन कौन सी बातों के लिए करें? तो अडा के लिए करो। किसके लिए? अडा के लिए। अडा क्या हुआ? ए फॉर, अब पहला ए इसने कहा दोज पर्सन, उन पर्सन्स की केयर या काउंसलिंग करना हु आर अफेक्टेड विद HIV और एड्स। सेकेंड डी, ADA, यानी उनकी केयर या काउंसलिंग करना जो कि डिसेबल होते हैं या जो कि इल पर्सन्स है। थर्ड, उनकी केयर या काउंसलिंग करना जो किसी भी सब्सटेंस से एडिक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब आती है यहाँ पर केयर काउंसलिंग हो गया, नेक्स्ट आता है पब्लिक अवेयरनेस। अब पब्लिक अवेयरनेस, यार पब्लिक को अवेयर करना है तो किसके लिए? ट्रिपल P के लिए, ट्रिपल P के लिए, मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कहते हैं ना। तो पहले से ही ध्यान रखो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वही लाइन लेकर इन्होंने कहा प्रिवेंटिव हेल्थ। P फॉर फैमिली प्लानिंग, नेक्स्ट P फॉर प्रिवेंशन ऑफ HIV, ठीक है। समझ आ गया? बोलो जल्दी से, समझ आया? यस। उसके बाद बात आती है
मैम ये तो समझ आ गया, पब्लिक हेल्थ के लिए ध्यान रखना है तो कहाँ कहाँ ध्यान करें, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए करना है तो कौन कौन सी। सो वो आपके लिए बनती है ऐप 65। क्या है ऐप 65? यार आपको ये नोट्स भी जो डाउनलोड करने हैं वो भी ऐप पे से करने हैं। सो एजुकेशन वाली ऐप 65। अब ये ऐप 65 क्या है, ए से है उनको एजुकेशन देना जो कि अबंडन, ऑर्फन या होमलेस चिल्ड्रन है, ठीक है, जिनके पास घर नहीं है, ऑर्फन है, अबंडन है। पी जो कि फिजिकली या मेंटली अब्यूज या ट्रॉमेटाइज्ड है। अब हमारे पास ना ये बहुत बड़ी गलतफहमी हमें लगती है, यार अब्यूज़ करना मतलब फिजिकली अब्यूज़ करना नहीं, इक्वली टॉर्चरेबल रहता है मेंटली अब्यूजमेंट भी। तो फिजिकली या मेंटली अब्यूज़ कर रहे हैं जिसको, या जो कि ट्रॉमेटाइज्ड हो चुके हैं, ठीक है, किसी ट्रॉमा में हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना। थर्ड और किसको करें, अब यहाँ मैंने जो आपको मेमोरी टेक्निक करवाई है वो ये आपको ध्यान होगा, मैंने क्लास में 2 मेमोरी टेक्निक करवाई थी, या तो OTP 65 करो या ऐप 65 हमारे रेगुलर सेशंस पे, ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात और, अगर रेगुलर सेशन ज्वाइन करना है तो ऐप पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अब दोबारा ऐप 65, A फॉर अबंडन, ऑर्फन और होमलेस चिल्ड्रन, P फॉर, मैं इस वाली के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ, P फॉर जो कि फिजिकली या मेंटली अब्यूज या ट्रॉमेटाइज्ड है। नेक्स्ट P प्रिजनर्स, मैम जो जेल में है, जो कैद में है, मतलब कुछ गलत करके जेल में गए हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना काहे की चैरिटी। तो सुनो, अगर उनको एजुकेशन नहीं दी तो कल को दोबारा आकर वो क्राइम करेंगे। सो अगर वो एजुकेटेड होंगे ना तो उनको पता होगा कि ये चीज़ें गलत हैं। सो प्रिजनर्स को एजुकेशन दे रहा है कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, सो यस दैट शैल बी एग्जाम्प्टेड। फिर उन पर्सनस को एजुकेशन देना या उनको कोई स्किल प्रोग्राम करवाना। यार अब ये स्किल प्रोग्राम क्या होता है, स्किल प्रोग्राम बेसिकली होता है कि उनके पास कोई स्किल है, उनको कुछ आता है, उसके लिए बेटर करवाना, ठीक है। अब पर्सनस ओवर जिनकी एज 65 ईयर्स प्लस है उनको अगर एजुकेशन दे रहे हैं तो, बट इसमें एक ट्विस्ट है, अगर वो पर्सन रूरल एरिया में रहते होंगे, अर्बन एरिया वाला 65 प्लस का पर्सन है नहीं, जो पर्सन 65 प्लस है, ओवर 65 है, नॉट ऑफ 65, ओवर 65 है और जो कि रूरल एरिया में रहते हैं, ठीक है। अभी फास्टेस्ट रिविजन है तो मैं थोड़ी सी स्पीड फास्ट रख रही हूँ जिससे आप कम टाइम में सिलेबस अपना कंप्लीट कर सको। आई होप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, अगर समझ आ रहा है तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दो, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, एंड यस प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कितना समझ आ रहा है। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है, ये पाप वाली हो गई। हाँ, सेकेंड कैटेगरी इज जो कि सर्विस या फिर जो कैसी सर्विस दे रहे हैं, ट्रेनिंग या कोचिंग दे रहे हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में। यार ये रिक्रिएशनल एक्टिविटी यानी अब आपको पता है इस टाइम पर, इस सिनेरियो, इस एरा में, ठीक है, वो पर्सन जिनके पास टैलेंट है वो बहुत आगे जा रहे हैं ना, यस। तो उनको बोला गया कि भाई देखो, अगर आप ट्रेनिंग या कोचिंग दे रहे हो रिक्रिएशनल एक्टिविटी यानी जो कि आर्ट्स या कल्चर की या फिर स्पोर्ट्स की कोई ट्रेनिंग दे रहे हो, तो येस दैट शैल बी ऑल्सो एग्जाम्प्टेड, ठीक है। हाँ, किसी को भी दे रहे हो जो एग्जाम करेगा। फिर आता है थर्ड पॉइंट। अब ये थर्ड पॉइंट कौन सा है, उन्होंने कहा या फिर अगर आप कौन से वाली चैरिटेबल एक्टिविटी दे रहे हो, कौन सी चैरिटी वाली एक्टिविटी कर रहे हो, अगर आप रिलीजियस यात्रा या फिर पिलग्रिमेज यात्रा आप प्रोवाइड करवा रहे हो। अब रिलीजियस यात्रा या पिलग्रिमेज यात्रा यानी हम कहीं पर भी जा रहे हैं, अगर हम रिलीजियस यात्रा पे नहीं, दो यहाँ पर इंक्लूड है, सिर्फ 2 बच्चे बहुत गलती करते हैं, उनको लगता है कहीं भी जाओगे रिलीजियस जगह पर तो अगर कोई मतलब भेज रहा है पर्सन्स को एग्जाम, नहीं, 2 कमिटीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, अगर वो ये यात्रा प्रोवाइड करवा रही होंगी एग्जाम्प्टेड। पहली है हज कमेटी, ठीक है, जो मक्का में भेजते हैं। सेकेंड है हमारे पास कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, दैट इज KMVN, ठीक है, वो कौन सी यात्रा करवाते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा। बोथ आर एग्जाम फ्रॉम GST। आ गया समझिए। उसके बाद आता है और कुछ ऐसा विच इज़ रिलेटेड टू द पार्ट ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और जो कि एग्जाम है, येस। नेक्स्ट आता है जो कि रिलीजियस सेरेमनी या फिर, अब रिलीजियस सेरेमनी कौन सी, मैंने कहा जो कि पूजा पाठ का काम करवाते हैं। अब कौन से वाला जल्दी बताओ कौन सा। सो दैट इज रिलेटेड टू द लाइफ साइकिल। पहले देखते हैं कौन सी रिलीजियस सेरेमनी विच इज़ रिलेटेड टू द बर्थ, मैरिज एंड डेथ, ठीक है। तीनों को लेकर कोई भी अगर आकर रिलीजियस सेरेमनी कर रहा है GST नहीं लगेगा। कभी देखा घर पर पंडित जी आते हैं, इनमें से कोई पूजा करवाई GST ले रहे हैं, नहीं, ठीक है। सो यस, सो अगर इन तीनों, बिकॉज दीज आर द लाइफ साइकिल पार्ट, सो बर्थ, मैरिज, डेथ एग्जाम रहेगा GST से। फिर आता है या फिर अगर किसी ने रिलीजियस प्लेस के प्रेजेंट को, अब ये रिलीजियस प्लेस का प्रेजेंट क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है।
मान लो स्टूडेंट्स आप कहीं भी रिलीजियस प्लेस में गए, यहाँ आसपास में ना ऐसे करके कुछ शॉप्स बनी होती हैं, ये एरिया जो होता है ना आसपास का, इसको हम कहते हैं प्रेसेंट। क्या कहते हैं? प्रेसेंट। ये ऊपर देखो, मैं हाईलाइट भी करती हूँ, प्रेसेंट, ठीक है। सो यहाँ बोला ये जो आसपास का एरिया है, आसपास का एरिया है, अगर इसको चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस ने, जिनका ये रिलीजियस प्लेस है, अगर यहाँ पर मान लो यार, अगर यहाँ पर उन्होंने कुछ रेंट पर दिया, हम नॉर्मली देखते भी हैं कि आसपास का एरिया रेंट पर दिया होता है मंदिर वगैरह में, तो फिर वहाँ पर जीएसटी कितना लगेगा? अब बात सुनना। अच्छा, अब इस केस में क्या रहेगा? अच्छा मैम, कोई भी वाली चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस या फिर जो कि सेक्शन 12AA 12AB में, ये वाले पार्ट्स में कोई भी जो पाप वाला पार्ट था उसमें वो रजिस्टर होनी ज़रूरी है, ठीक है। सो रेंटिंग ऑफ प्रेसेंट के केस में पहला तो वो क्या रेंट पे देते हैं? रूम्स देते हैं, अंदर जो रूम्स बने होते हैं उनके लिए बोला एग्जाम्प्ट रहेगा, लेकिन सिर्फ तब अगर जो रेंट लिया है ना वो लेस देन ₹1000 पर डे दिया है। लेस देन 1000 भी ले लिया तो एग्जाम्प्ट नहीं होगा, हम मानेंगे जी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। 1000 से कम लिया, चाहे 999 लिया हो तो एग्जाम्प्ट रहेगा। अगर पूरा प्रीमाइसेस लाइक कोई हॉल दे दिया, ऐसा कुछ रेंट पर दिया है, तो लेस देन ₹10,000 पर डे पर एग्जाम्प्ट है। अगर कोई बाहर शॉप बनी हुई है, अंदर शॉप बनी हुई है, तो यार शॉप का किराया डेली लेते हो नहीं, सो अगर पूरे महीने का लेस देन ₹10,000 लिया है, 10,000 से कम का अगर रेंट लिया है तो एग्जाम्प्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर हम जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है हम उनको डोनेशन करते हैं, हाँ, तो जो हम उनको डोनेशन करते हैं वो किस तरीके से वहाँ पर एग्जाम्प्ट रहती है, बात सुनना। ये मैंने आपको शेड्यूल नंबर 1 में भी करवा रखा है, पॉइंट याद आ गया होगा। एक होता है क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो इज अ लीगल लैंग्वेज, इसका मतलब होता है, लॉ की टर्म है कि यार जब हम कुछ के बदले कुछ करते हैं, दैट इज समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग। अगर आप कहीं बार आपने देखा होगा कोई पर्सन है 10,000 का डोनेशन दे दिया कहीं पर, यार डोनेशन देने के बाद व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली इज कि वहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड पर लिख दिया उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के आगे, इन पर्सन ने हमें डोनेशन दिया है, ठीक है। मतलब डोनेशन के बदले दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विस टू द पर्सन, ठीक है। वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सर्विस दे रहा है, कैसे? इन्होंने हमें डोनेशन दिया है, इनकी शॉप का नाम ABC है, इनकी शॉप यहाँ है, ये काम करते हैं। सिंपल समझ आ रहा है, डोनेशन नहीं ली, एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर लिया, ठीक है। सो GST लगेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा, देयर इज नो क्विड प्रो क्यो, देयर इज नो क्विड प्रो क्यो, ठीक है, सो इन दैट केस वहाँ GST नहीं लगेगा, दान पुण्य का काम है। अब आता है, कई बार वो सिर्फ इतना लिख देते हैं, थैंक यू फॉर गिविंग दिस, नाम लिख दिया बस, उससे यार ऐड कैसे हुआ किसी के बिजनेस का भी पता नहीं चल रहा। सो अगेन इन दैट केस वहाँ कोई GST नहीं लगेगा, ओके, यस। फर्स्ट एक्टिविटी खत्म। अब आपने देखा होगा, अगर आप नॉर्मली ये करते हो ना तो आपको 2 घंटे, मैंने देखा बच्चों को सिर्फ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वाला पढ़ने में लग जाता है, यहाँ पर आपने बहुत जल्दी से कवर कर लिया, ठीक है। सेकेंड एक्टिविटी स्टार्ट करें, वेरी गुड, कमेंट करो फर्स्ट समझ आई या नहीं। सेकेंड आती है एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विसेज। देखो यार, मैं इनकम टैक्स पढ़ाते हुए भी सेम बात बोलती हूँ और GST भी। अगर एग्रीकल्चरल वाला जितना भी पार्ट है उसको गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हद तक एग्जाम्प्ट किया हुआ है, ठीक है, इनकम टैक्स के लिए भी GST के लिए भी। तो ऐसे ही GST में भी जो सर्विसेज है एग्जाम्प्ट है। पहली तो अगर कोई सर्विस दे रहा है अपनी रिलेटिंग टू कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स ग्रो करने के लिए सर्विस दी, या फिर रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स। अब ये रेयरिंग क्या होती है? रेयरिंग का मतलब होता है टेक केयर करना, ध्यान करना, मतलब वो अपनी सर्विस दे रहा है कि एनिमल्स की, लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स की वो देखभाल कर रहा है। हाँ, बट क्यों? ये वो वाले होते हैं ना जैसे जिनसे फूड मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है, फ्यूल, रॉ मटेरियल, ऐसा कुछ, तो इन दैट केस एग्जाम। लेकिन एक बात, रियरिंग किसी की भी करना बट एक्सेप्ट हॉर्सेस की करिए, घोड़ों की करिए तो वहाँ पर एग्जाम्पशन नहीं मिलती, ठीक है, वहाँ उसके लिए सर्विस प्रोवाइड करिए तो नहीं मिलेगी। सेकेंड, या फिर अगर कोई पर्सन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में लगा हुआ है, ये क्या हुआ? मतलब कोई पर्सन अपनी कैसे वाली सर्विस दे रहा है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन की सर्विसेज। अब एग्रीकल्चरल ऑपरेशन की सर्विस में MCQ बहुत बार आएगा, ये कैसे मैम? इस पे क्या होता है, ऐसी कोई सर्विस कर रहा है वो एग्रीकल्चरल पार्ट पे किसी खेती बाड़ी के काम में, जिससे कि जो ओरिजिनल रॉ फॉर्म थी ना एग्रीकल्चरल पार्ट की, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की, वो चेंज नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने ये बोला किसी के खेत में आलू होते हैं, पोटैटो, ठीक है, अब उसने पोटैटो को साफ सूफ कर दिया, यार मिट्टी ज़्यादा हो रही है, मुझे लेकर जाना है, साफ कर दिया, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, ओके। एग्जाम, किसी ने उसको करा, ठीक है, उसको छीला,
उसको काटा और उसके बाद कटे हुए आलू यानी उसका जो एसेंशियल कैरेक्टर है वो चेंज कर दिया, सो इन दैट केस जीएसटी लगेगा। ध्यान रखना इस पॉइंट को, एमसीक्यू पूछ लेता है। सेकेंड, अगर फार्म लेबर की सप्लाई करिए, फार्म लेबर की सप्लाई मतलब देखो खुद जिनकी ज़मीन है हो नहीं, माइट भी पॉसिबल उनको खुद खेती ना आती हो, तो किसी और ने आकर वहाँ खेती करी है, फार्म लेबर सप्लाई करी है, एग्जाम। थर्ड आता है स्टूडेंट्स, अगर किसी ने क्या काम किया है, कोई ऐसा प्रोसेस करा है एग्रीकल्चरल फार्म पर जिससे कि क्या पता है क्या होता है, एग्रीकल्चरल फार्म पर कोई प्रोसेस करा है। अब दो तरीके की मार्केट्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी मार्केट, एक होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पर फार्मर सबसे पहले अपनी प्रोड्यूस लेकर आ रहा है। अगर प्रोड्यूस पर कुछ ऐसा ऑपरेशन करा है कि ऑपरेशनल एक्टिविटी करी है जिससे कि प्राइमरी मार्केट लाने के लायक बन जाए, तो एग्जाम। अगर सेकेंडरी मार्केट लाने के लिए कर दिया तो फिर टैक्सेबल, सेम वही आलू वाला पे एग्जाम्पल ले सकते हो। आलू लेकर आ रहा है, मिट्टी वगैरह साफ करके मंडी में बिकेगा, अगर काट के ला रहा है सुपर मॉल में बिकेगा, दैट इज सेकेंडरी मार्केट, वहाँ टैक्स लगेगा। फिर आता है, या फिर अब कई बार पर्सन्स क्या करते हैं, यार देखो अगर खेतों में काम करना है ना तो बहुत सारे तरीके की मशीनरीज आती हैं। अब नॉट पॉसिबल कि हर मशीनरी परचेज कर लो, तो कुछ पर्सन ये काम कर लेते हैं अपना कि वो जाकर इन मशीनरीज को रेंट पर देना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो जब रेंट पर एग्रीकल्चरल फार्म्स को ये मशीनरी दे रहे हैं, सो इट इज़ क्लियर ना कि वो सर्विस दे रहे हैं रेंट की। हाँ, सो जो एग्रो मशीनरी होती है एग्रीकल्चर के लिए, जो मशीनरी आती है उसको रेंट पे या लीज पे दे रहे हैं, या फिर कई पर्सन अपनी खाली ज़मीन को एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए लीज पे दे देते हैं, ठीक है, इन दैट केस एग्जाम है। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर किसी ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे काम किया है, लोडिंग अनलोडिंग करवा दी, यार सामान लेके जाओगे, उतारोगे, स्टोर करोगे, वेयर हाउस करोगे, एग्जाम। फिर आती है AES, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज। अब ये क्या है, अब क्या हो रहा है आजकल ना, हमें बहुत नई नई टेक्निक्स आती जा रही हैं खेती बाड़ी करने की भी, यस, तो अब हमें वो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए न्यू टेक्निक्स पता चले, बिकॉज यार साफ बात है ना, कहते हैं ना कि खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ अ बेसिक एसेंशियल, और वो हमें एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से मिल रहा है। तो उसके लिए जो हमारे पास टेक्निकल नोहा होनी ज़रूरी है, टेक्निकल नॉलेज भी अब ज़रूरी है, क्योंकि नई नई टेक्निक्स आ रही हैं। तो अगर कोई वो टेक्निक्स पहुँचा रहा है फार्मर्स को, दैट इज़ द एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज, ठीक है, एग्जाम्पल। अब ये कैसे पहुँचाते हैं, जैसे ट्रेनिंग कोर्सेज स्टार्ट कर दिए, किसान कॉल सेंटर बना दिया, फार्म विजिट, हम आकर बताएंगे मिट्टी सही है या नहीं, सो एंड ऑल दिस टाइम। फिर आता है एक कमेटी बनी हुई है APMC, हाँ शेड्यूल 1 में भी पढ़ा था इसके बारे में, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। वो अपने पास कुछ पर्सन्स रखती है, फार्मर्स आए उन पर्सन से मिले, दे एक्ट लाइक एन एजेंट, उनको सामान खरीदवाने में बिकवाने में हेल्प करती है, एग्जाम। फिर आता है स्टूडेंट्स हमारे पास सर्विस बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन। अब ये फ्यूमिगेशन क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उन्होंने कर लिया, अब उसको वेयर हाउस करना है, संभाल के रखना है 1-2 महीने के लिए, तो वहाँ पर ना कोई भी इंसेक्ट, मॉस्किटो या ऐसा कुछ ना आ जाए जिससे कि फसल ख़राब हो जाए, वो वहाँ पर दवाई छिड़कवाते हैं, उसको कहते हैं फ्यूमिगेशन। वो फ्यूमिगेशन की सर्विस भी एग्जाम है, ठीक है। नेक्स्ट 2 ही पार्ट्स रह गए हैं एग्रीकल्चर वाले के। फिर आता है सर्विस बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं इनकी भी अगर कोई वेयर हाउसिंग कर रहा है सर्विस एग्जाम है। फिर आता है कोई दालों को, सीरियल्स, पल्सेस, नट्स, सब्जियाँ, कोपरा, शुगर केन, बेटर लीव्स, मतलब किसी भी तरीके की एग्रीकल्चर को, अगर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करेगा, एग्जाम। इसी के साथ ख़त्म होती है यहाँ पर आपकी सेकंड सर्विस भी। जल्दी से कमेंट दोबारा आना चाहिए कि कैसी लगी आपको ये एक्टिविटी, ठीक है। स्टार्ट करें, ओके। देन आता है थर्ड पार्ट इज़ रिलेटेड टू एजुकेशनल सर्विसेज। अब देखो, जब भी मैं बात करूँगी एजुकेशनल सर्विस की, हमारे माइंड में आता है स्कूल, बट स्कूल से थोड़ा आगे भी है जहाँ पर एजुकेशनल सर्विसेज अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं, सो इन दैट केस दैट शैल बी एग्जाम। तो यहाँ पर 3 तरीके की कैटेगरीज कवर होंगी, ठीक है। पहला होता है स्कूल कहाँ से स्टार्ट होता है, अब तो हर कोई प्री नर्सरी में जाता है, तो प्री स्कूल एजुकेशन से लेके 12th तक, 12th को हम कहते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल या उसके इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट यानी कई स्टेट्स में 12th को हायर सेकेंडरी स्कूल की जगह कुछ और बोलेंगे, तो इक्विवेलेंट। सेकेंड आता है कॉलेज, लेकिन डायरेक्ट कॉलेज नहीं लिखना है यार, प्रोफेशनल कोर्स है। कॉलेज की जगह लिखना है एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। वो क्या कह रहा है, जहाँ पर एजुकेशन करिकुलम के पार्ट की तरह दे रहे हैं, भाई उनके करिकुलम का ये पार्ट है, और अगर हमने वो कर लिया तो क्या मिलेगा, हमें डिग्री मिलेगी, रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। सो एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया। थर्ड हमारे पास आता है, अब
एट द टाइम सिनारियो आपको पता है वोकेशनल कोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिस्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं ना, येस। सो वोकेशनल कोर्सेज को भी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा या फिर वो वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए एग्जाम्पशन मिलेगी जो कि अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज करवा रहे हैं, ठीक है। ओके, अब यार ये तो समझ आ गया, स्कूल वाला पार्ट, प्री स्कूल वाला पार्ट, कॉलेज वाला। अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स यानी कि मेरे एरिया में वो जो कंप्यूटर सेंटर है क्या वो नहीं। देखो अब यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। देखो ऐसे कोर्सेज जो कि ITI या ITC रन कर रहा है, ITI या ITC मतलब ITI मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITC यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर। अब ये जो ITI है इसको कौन एफिलिएट करता है? जैसे हमारे 12th के एग्जाम्स होते हैं बोर्ड को, CBSE एफिलिएटेड, ICSE एफिलिएटेड, स्टेट बोर्ड एफिलिएटेड, ऐसे ही ITI या ITC को एफिलिएट करता है NCVT या SCVT। NCVT का मतलब है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, SCVT मेरा मतलब स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। अगर ये कुछ कोर्सेज ऑफर करें अपने डेजिग्नेटेड ट्रेड्स वाले तो येस एग्ज़ाम। फिर आता है, अब इनके लिए भी क्या क्या एग्जाम्शन है वो बताऊंगी। पहले 3 इंस्टीट्यूशन समझ लो, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में गड़बड़ है तो पार्ट समझना मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद आता है जो कि कौन से कोर्सेज दे रहे हैं, मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स। मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स वो कोर्सेज होते हैं जिनको करने से पर्सन सेल्फ डिपेंडेंट बन जाता है। फॉर एग्जांपल किसी ने इलेक्ट्रीशियन का काम सीख लिया, ठीक है, तो अब वो खुद से अपना ये काम कर पाए, ठीक है। अब ये मैम कोई भी नहीं, जिनको NCVT ने अप्रूव किया है, तो ध्यान रखना ITI ITC के केस में NCVT या SCVT, बट मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स में सिर्फ NCVT है, ठीक है। अच्छा मैम ये NCVT एक्चुअली ये क्या है? इट इज़ रन बाय अ पर्सन जो कि रजिस्टर रहता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट एंड येस नाउ द एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, अब ये थे 3 इंस्टीट्यूशन, पहला स्कूल, सेकेंड कॉलेज, थर्ड अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज वाले, मेन ये ध्यान रखना। फिर आता है सर्विसेज कैसी कैसी। अब देखो एजुकेशनल सर्विसेज के केस में 2 क्राइटेरियंस है, आउटपुट सर्विस, सर्विस दे रहे हैं, इनपुट सर्विस, सर्विस ले रहे हैं, ठीक है। आउटपुट सर्विस जो हमें देते हैं, पढ़ाते हैं। तो पहली आउटपुट सर्विस है जो अपने स्टूडेंट्स, फैकल्टी या स्टाफ को दे रहे हैं। कैसे? कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवा दिया पैसे लेके, हाँ एग्जाम रहेगा। सेकेंड जो लॉजिंग या बोर्डिंग फैसिलिटी दे रहे हैं हॉस्टल्स में। अब एक बात जहाँ पर मैं कुछ नहीं बोलूँगी, इट मीन्स तीनों कैटेगरीज के लिए एग्जाम है। जहाँ मैं पर्टिकुलर बताऊँगी जी इसके लिए एग्जाम है तो ध्यान रखना, बाकी दोनों के लिए एग्जाम नहीं है। ये वाली मैंने कुछ बोला नहीं, सो तीनों के लिए एग्जाम है। सेकेंड कैटेगरी ये जो हॉस्टल में लॉजिंग एंड बोर्डिंग फैसिलिटी दी जाती है, यानी रहने खाने की फैसिलिटी, तो उसके केस में सिर्फ और सिर्फ तब एग्जाम है अगर प्री स्कूल एजुकेशन और हायर सेकेंडरी स्कूल यानी स्कूल को दी है, ठीक है, स्कूल को, बाकी किसी के लिए नहीं। ओके, सो कॉलेज या अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज के लिए नहीं। थर्ड आता है जो बोर्डिंग स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं। बोर्डिंग स्कूल क्या होते हैं? बोर्डिंग स्कूल 2 तरीके का प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ अ कंपोजिट सप्लाई। वो कहते हैं कि आपको हम खाना भी यही दे देंगे, ठीक है। सो इन दैट केस स्टूडेंट्स वहाँ पर वो कंपोजिट सप्लाई, अब ध्यान रखना एजुकेशन, क्या कंपोजिट सप्लाई होता है? प्रिंसिपल सप्लाई के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। सो एजुकेशन इज़ द प्रिंसिपल सप्लाई। खाना अच्छा लग रहा है तो वहाँ थोड़ी ना जाओगे। सो प्रिंसिपल सप्लाई इज़ द कॉम्पोनेंट, मेन कॉम्पोनेंट, सो एग्जाम रहेगा, दैट इज प्रिंसिपल सप्लाई इज द एजुकेशन हेयर। फिर आता है कुछ कॉलेजेस। अब एक बार मैंने फिर बोला बोर्डिंग स्कूल यानी सिर्फ स्कूल के लिए है। फिर अब कॉलेजेस की बात आई, कुछ कॉलेजेस ना डुअल क्वालिफिकेशन देते हैं। डुअल क्वालिफिकेशन मतलब 2 तरीके की डिग्री साथ साथ, अगर वो दोनों रिकॉग्नाइज डिग्री हैं तो एग्ज़ाम। एक रिकॉग्नाइज्ड है, एक रिकॉग्नाइज्ड है, एक नॉन रिकॉग्नाइज्ड है कि उनको बोर्ड ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। सो इन दैट केस देखो अगर फीस अलग अलग ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड एग्जाम, नॉन रिकॉग्नाइज्ड टैक्सेबल एक साथ ले ली तो क्या ये कंपोजिट सप्लाई है? सिंगल प्राइस में ज़्यादा सर्विसेज नहीं, दैट इज़ अ मिक्स सप्लाई ना। सो अगर ये मिक्स सप्लाई है उसी अकॉर्डिंग ट्रीट करो, यानी जिस पर ज़्यादा टैक्स रेट लगेगा उसका टैक्स रेट लगा दो, ठीक है। उसके बाद आती है कुछ इंसिडेंटल ऑक्सिलरी कोर्सेज, यानी कोई हॉबी क्लास वगैरह करवा दी। उसके केस में अगर बिलिंग एक में करी है तो देखो कंपोजिट है या मिक्स है, क्या लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगाओ। कंपोजिट है तो प्रिंसिपल सप्लाई पे टैक्स, और मिक्स है तो हाईएस्ट रेट वाले पे। अगर बिलिंग मोर देन 1 इनवॉइस में है तो ट्रीट अकॉर्डिंगली। फिर आते हैं IIM। IIM क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ना, उसके लिए ध्यान से सुनना कि वो 2 तरीके के प्रोग्राम करवाते हैं, एक लॉन्ग ड्यूरेशन, एक शॉर्ट ड्यूरेशन। लॉन्ग ड्यूरेशन यानी 1 साल या उससे ज़्यादा, 1 साल या उससे ज़्यादा। इन दैट केस वो डिप्लोमा या डिग्री देंगे एग्जाम। जो शॉर्ट ड्यूरेशन है 1 साल से कम वाले, उस पर वो सिर्फ सर्टिफिकेट देते हैं, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, सो दैट इज टैक्सेबल। ओके, चलो
उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आता है मैम एक और आउटपुट सर्विस स्कूल वाले देते हैं। कौन सी? हमें ना रिसेस के टाइम पर कैंटीन में खाना प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो उनके लिए सुनो, अगर तो वो इंस्टीट्यूशन खुद चला रहा है, कौन सा? तीनों कैटेगरीज का कोई भी खुद से चला रहा है एग्ज़ाम। अगर आउटसोर्स करवाया, कई बार बाहर से किसी को बुला लेते हैं कैंटीन में खाना दे देना बच्चों को, इन दैट केस अगर बाहर से बुलाया तो स्कूल के केस में एग्जाम है, बाकी दोनों के केसेस में टैक्सेबल है। उसके बाद आता है कई बार कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं, ये उसके लिए प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स आते हैं। प्रोस्पेक्टिव क्योंकि वो हो सकते हैं, फ्यूचर एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जो जहाँ पर वो आते हैं उनके लिए भाई वो फीस लेते हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स से, सो यस दैट इज टैक्सेबल, वो उनको अपनी सर्विस दे रहे हैं। फिर आते हैं मैरीटाइम कोर्सेज जो कि डीजी शिपिंग अप्रूव कर रहा है एग्जाम। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास बात आती है, ये थी आउटपुट सर्विस। नाउ स्कूल्स वगैरह कुछ लेते भी है सर्विस, कौन सी? हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वो जो देते हैं, किसी की सर्विस ले रहे हैं। सुनो, तो अगर सर्विसेज किसी बाहर वाले से ली है, ट्रांसपोर्टेशन की, स्टूडेंट्स, फैकल्टी या स्टाफ की, तो एग्जाम रहेगा। अगर केटरिंग की सर्विस भी वो लेते हैं, ठीक है, अब स्कूल ले रहा है सर्विस, हम नहीं ले रहे, तो स्कूल जो सर्विस मतलब कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सर्विस ले रहा है, सो इन दैट केस केटरिंग में जो वो मिड डे मील स्पॉन्सर होती है गवर्नमेंट के थ्रू, दैट इज एग्जाम। बट कब? अगर वो सिर्फ और सिर्फ किसको दी जा रही है, स्कूल को और किसी को नहीं। ट्रांसपोर्टेशन वाली तीनों के लिए एग्जाम है। सिक्योरिटी की सर्विस, क्लीनिंग की सर्विस, हाउसकीपिंग की सर्विस, अगेन सिर्फ स्कूल को। तो ये वाली और ये वाली सर्विस सिर्फ स्कूल के लिए एग्जाम है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए तीनों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैम वो जो ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स आजकल कॉलेज में देखने को मिलते हैं। हाँ, सो ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स की वो जो सर्विसेज लेते हैं वो सिर्फ तब एग्जाम है अगर कॉलेज वालों ने ली है और किसी को नहीं, ना स्कूल के लिए ना अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज के लिए। फिर आता है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज सर्विसेज जो कि रिलेट करती है कि एडमिशन लेना था, खुद से नहीं संभल रहा, बाहर की किसी को बुला लिया, आउटसोर्स करा सर्विस लेना। हाँ, सो दैट इज एग्जाम फॉर ऑल कैटेगरीज। सो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट भी बड़े सारे आने वाले हैं। अगर रेगुलर कोर्स ज्वाइन करना है फुल बैच के लिए, सो आप पर जाकर देख लेना, सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद क्या करना है, इसके नोट्स चाहिए तो ऐप इंस्टॉल करके डाउनलोड कर लेना। एंड यस, अगर कोई भी क्वेरी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।